बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इंटरनेशनल ख़बरें और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर से। अब ईरान ने ये दावा किया है और जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप की बात का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान मेरे से रब्ते कर रहा है, ईरान के लोग हमारी मिन्नत कर रहे हैं, ईरान के लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हालांकि पब्लिकली ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कही थी, और जब उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उसके बाद ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफ़र को मुस्तरद किया गया था। फिर डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी शर्मिंदगी हुई, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथी नेतन्याहू और इसराइल की जानिब से एक दबाव भी आया। तब से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा। ईरान ने कहा कि हमने जंग बंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की, अमेरिका से बातचीत को हम मुस्तरद करते हैं। अमेरिका ने बातचीत और मुज़ाकरात का मौका ज़ाया कर दिया और हमें धोखा दिया। ज़मीनी हमले के मुंतज़िर हैं कि हम पर ज़मीनी हमला किया जाए, और उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराक़ची का स्टेटमेंट है जो उन्होंने गुज़िश्ता दिन दिया। अच्छा, ट्रंप के बकौल उन्होंने ईरान की फ़िज़ाई और बहरी क़ुव्वत को मुकम्मल तौर पे तबाह किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। ये फ़िज़ाई क़ुव्वत तो ना होने के बराबर थी, और समंदर के अंदर दावा तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन ईरान ये कहता है कि हम तबाही फेर रहे हैं, हम अटैक कर रहे हैं। एक अमरीकी ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया ईरान ने, और वो जो निशाना बनाते हैं उसके बाद फुटेज भी जारी करते हैं, वो बताते हैं कि हमने ये किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमने उनकी कुव्वत तबाह कर दी है, और साथ ही साथ उन्होंने वार्निंग दी पासदारान इनकलाब, जो एक फ़ोर्स है ईरान की जो इस वक्त ये अटैक कर रही है, उनके कमांडर्स को वार्निंग दी कि वो ओहदे छोड़ दें तो उन्हें माफ़ी मिल सकती है, वरना फिर उनके ऊपर हमले होंगे और उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। एक और बड़ी अजीब चीज़ की डोनाल्ड ट्रंप ने, मुझे पहले समझ ही नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया ईरान में, मुश्तबा खामनई, आयतुल्ला खामनई के बेटे हैं, उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मुझे वो कबूल नहीं है, खामनई का बेटा। और साथ उन्होंने ये कहा कि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में मुझे शामिल किया जाए। यानी वो जो कमेटी है जो फैसला करती है कि नया सुप्रीम लीडर ईरान का कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उसके इंतखाब में मुझे शामिल किया जाए, मैं बताऊंगा किसे ईरान का सुप्रीम लीडर बनाना है। अब मामला ये है कि ये तो उनका बड़ा मजहबी मामला है, और उनका अपना ज़ाती अंदरूनी मामला है और अपना तरीक़ाकार है। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप मुदाखलत कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसी को बोलते हैं रजीम चेंज। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनकी मर्जी से हो जाए, लेकिन ईरान इसके बारे में कुछ मानने को तैयार नहीं है। कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि नेतन्याहू को तशवीश हुई है इसराइल को, और उन्होंने अमरीकी हुकूमत से इसके बारे में सवालात भी किए। ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा है कि जनाब, हमें ये पता चल रहा है कि आप किसी और सोर्स के ज़रिए से ईरान को अंगेज कर रहे हैं। ये बात ना इसराइल के लिए बहुत परेशान कुन है कि अगर अमेरिका इस लड़ाई में से निकल जाता है तो फिर ईरान इसराइल को धोकर रख देगा। इसराइल की पूरी कोशिश होगी कि अगर अमेरिका इस लड़ाई को बंद करता है तो इसराइल के साथ भी ईरान की मुकम्मल जंगबंदी हो और इसराइल को ईरान से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये बात हम सब ने देख ली है, और हम सबको इस बात पर यकीन है कि अगर 1-on-1 लड़ाई हो, अमेरिका बीच में ना हो, तो इसराइल की दुर्गत बना सकता है ईरान। ये तो हमने देख लिया, हमें आइडिया हो गया कि जिस किस्म की उसके पास ताकत है मिसाइलों की, ड्रोन्स की, उनके ज़रिए से वो इसराइल के लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। बल्कि फिर हिजबुल्लाह भी शामिल हो जाती है, हमास भी शामिल हो जाती है, दीगर तंजीमें भी शामिल हो जाती हैं, तो इसराइल के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर अमेरिका ना हो तो अमेरिका का निकलना ही इसराइल के लिए डरावना ख्वाब है। कुछ तजियाकार ये कह रहे हैं कि इंडिया को एक सेकेंड ऑप्शन के तौर पर रखा गया है इसराइल की जानिब से, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने बड़ी जपियाँ शपियाँ डाली थी नेतन्याहू के साथ, और बहुत सारे ट्वीट भी किए थे, बहुत सारी यादगारी बातें भी की थी। अब इसमें एक ईरानी सफ़ीर है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है इंडिया के हवाले से कि इंडिया ने ना तो माफ़ी मांगी है, ना कोई रब्ता किया है। हालांकि इंडिया के मेहमान थे जो नेवी के लोग ईरान के आए हुए थे फ़ौजी, और उनका शिप वहाँ पे मौजूद था, उसे डबो दिया गया और बहुत बड़ी तादाद में लोगों का कत्लेआम किया गया अमेरिका की जानिब से। तो ना अमेरिका की मजम्मत की, ना ईरान के साथ ताज़ियत की, और वो कोई रब्ता कर नहीं रहे। तो जब ईरानी सफ़ीर से पूछा गया, उन्होंने कहा जी ये बात तो फिर आप इंडिया से पूछें ना, हमसे ना पूछें। तो इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए हैं, और मुमकिन है कि इसराइल ने एक ऑप्शन के तौर पे इंडिया को वाकई रखा हो, जैसा कि कुछ तज्जियाकार दावा कर रहे हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब की खलीजी ममालिक में एक लीडिंग पोजीशन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी सऊदी अरब से बेहतर पोजीशन खलीजी ममालिक में किसी की नहीं है, और सबसे बड़ा मुल्क भी वही है। रकबा भी बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब का, और साथ में खाना काबा वहाँ पे है, मस्जिद नबवी वहाँ पे है। तो उस वजह से भी खादमैन हरमैन शरीफैन होने की वजह से भी सऊदी हुक्मरानों को एक अलग से हैसियत हासिल है। तो सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट दिया एक मरतबा फिर,
उन्होंने कहा जी अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ना फिजा, ना समंदर, ना ज़मीन। ये सऊदी अरब का स्टेटमेंट है। इस पे ईरान ने उनका शुक्रिया अदा किया सऊदी अरब का। देखिए इससे पहले सऊदी सरजमीन इस्तेमाल हुई है और सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। अब जब उन्होंने सरजमीन इस्तेमाल की तो वो अमरीकी अड्डों के ऊपर अटैक किया ईरान ने। तो सऊदी अरब ने अब ये कहा कि वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के खिलाफ। ये ईरान के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और ये स्टेटमेंट तब आया जब सऊदी अरब के अंदर ईरान ने काफ़ी अपने टारगेट हिट किए हैं और कुछ सऊदी अरब के अंदर ऐसे टारगेट हिट हुए हैं जिनके बारे में ईरान कहता है कि ये हमने नहीं किया। लेकिन पहले आप ये ले लें कि सऊदी अरब कह क्या रहा है और मामला है क्या। देखें सऊदी अरब के कुछ सोर्सेज, हत्ता कि सऊदी अरब के जो बाखबर सहाफ़ी हैं वो भी अब ये दावा कर रहे हैं, और सऊदी अरब में कोई सहाफ़ी अपने से दावा कर नहीं सकता। सऊदी हुकूमत इस मामले में बहुत सख्त है। आप कोई ऐसी खबर दे नहीं सकते सऊदी अरब में जिससे वहाँ की हुकूमत इख्तलाफ करती हो। तो सऊदी सहाफ़ी अगर कोई बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सऊदी गवर्नमेंट की भी लगभग यही बात है। और सऊदीया के साबिक जो इंटेलिजेंस चीफ है उन्होंने भी यही बात की थी। पहले आप ये देख लें कि जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा है उनका स्टेटमेंट क्या है। वो ये कहते हैं कि इंतहा पसंद इसराइली हुकूमत अमन नहीं बल्कि तशद्दुद और तबाही की ख्वाहां है। यानी तशद्दुद करना चाहते हैं, तबाही फैलाना चाहते हैं। ये इनका अमन से कोई ताल्लुक नहीं है इसराइलियों का। और ये बात गाज़ा में भी वाज़ेह थी। ये सऊदी वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है। अब सऊदी अरब के सोर्सेज और वहाँ के सहाफ़ी ये दावे कर रहे हैं कि इब्तदाई तहकीकात जो की गई हैं सऊदी अरब में और दीगर गल्फ़ ममालिक में, उनमें पता चलता है कि गल्फ़ ममालिक पर होने वाले तमाम हमले ईरान ने नहीं किए। यानी कोई और भी है जो गल्फ़ ममालिक में हमले कर रहा है। और इस पर उन्होंने फर्दर ये कहा कि खदशा है कि इसराइल और अमेरिका ने गल्फ़ को जंग के अंदर घसीटने की कोशिश की है। यानी ये हमले इस तरीके से किए गए हैं कि जो अरब ममालिक हैं या खलीजी ममालिक हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो इस जंग के अंदर खिंचे चले हैं और उनको मजबूर किया जाए कि वो इस जंग का हिस्सा बने। ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। और ये अब तहकीकात हो रही है ना, इब्तदाई तौर पे तो पता चल रहा है कि ईरान ने जो अटैक किए वो तो सिर्फ अमेरिकन पे किए हैं। अमेरिकन एम्बेसी पे कर दिया, CIA के ऑफिस पे कर दिया, अमेरिकन रेडार्स के ऊपर कर दिया, उनके कम्युनिकेशन के सिस्टम के ऊपर कर दिया, समंदर में उनका कोई एसेट है तो वहाँ पे कर दिया, जो अमेरिका के पास बेसिस है वहाँ पे अटैक कर दिया। वो तो बहुत तबाही फेरी है। अब उनकी जो है वो सैटेलाइट फुटेजेज आ रही हैं, उस पर अमेरिका को बड़ी तशवीश है। अब चीन भी वो सैटेलाइट रखता है, रशिया भी रखता है, तो दुनिया को मिल तो जाती है। CNN से बहुत तंग है, कुछ और मीडिया हाउसेज हैं, अल जजीरा, उनसे वो बहुत तंग है कि ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि अमेरिकन बेसिस को तबाह किया गया है ड्रोन से और मिसाइलों से। तो ये अमेरिका के लिए जो सुपर पावर अपने आप को कहता है उसके लिए इसमें सुबकी और शर्मिंदगी वाली बात तो है। एक और नाज़रीन बड़ी तशवीशनाक खबर आई है, ये अमेरिका से आई है। इससे पहले मैंने कुछ इसराइलियों को ये बात करते हुए सुना भी और उनके मैंने क्लिप्स देखे। उसके बाद जो अमरीकी सहाफ़ी हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये टक्कर कार्लसन, इन्होंने एक बड़ी अलार्मिंग किस्म की खबर दी है। और ये खबर पहले भी मौजूद थी लेकिन अब क्योंकि इसकी तस्दीक होती चली जा रही है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने का मंसूबा है। जिस तरह गल्फ़ कंट्रीज़ में इधर उधर से मिसाइल आकर लगे हैं ना, ऐसे ही कहीं से कोई मिसाइल आकर मस्जिद अक्सा पे लग सकता है और मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद उसका इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा ईरान पे, ताकि अरब ममालिक या गल्फ़ कंट्रीज़ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करें और ये आपस में लड़ने लगे। और प्लान ये है कि बाद में यहाँ पे थर्ड टेम्पल तामीर किया जाए। ये अमेरिका के जो वजीर जंग हैं वो ये स्टेटमेंट पहले दे चुके हैं। अमेरिकन ये बारहा कह चुके हैं और ये बात इसराइली भी बारहा कह चुके हैं कि वो यहाँ पे टेम्पल तामीर करना चाहते हैं जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, कि मस्जिद अक्सा को हटाया जाए और यहाँ पे टेम्पल तामीर किया जाए। अब इस जंग के बहाने जब ईरान मिसाइल मार रहा है तो ये किया जा सकता है, इसके बारे में दावा किया गया और ये अमरीकी सहाफ़ी ने ये खबर दी है। ये बड़ा अलार्मिंग है, इसके ऊपर सबको बात करनी पड़ेगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्जिद अक्सा की सबको लेनी पड़ेगी क्योंकि इसके साथ मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं। ईरानी हमलों की शिद्दत कैसी है इसके बारे में मैं कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि कुछ दावे सामने आ रहे हैं कि शिद्दत कम हुई है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब शुरू का दिन था तब ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त रिटेलिएट किया था। हफ्ते वाले दिन ईरान ने बड़े शदीद हमले किए थे और सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए थे। उसके बाद बदतरीज जो हमले किए जा रहे हैं उनमें तादाद कम होती चली गई। तादाद कम होने की वजह क्या है? देखिए, एक तो पहले दिन खामनाई को शहीद किया गया था और बच्चियों की बहुत बड़ी तादाद शहीद हो गई थी, तो वो इंस्टेंट रिएक्शन था जिसमें ईरान ने बड़ा शदीद हमला किया था और अपने बहुत सारे हथियार चला दिए थे पहले दिन। फिर अमरीकी अड्डे उस वक्त पूरी तरह से फंक्शनल थे, तो उस वक्त उन अड्डों के ऊपर बड़ी भारी बमबारी की गई थी। अब ज़्यादा अमेरिकन यहाँ पे नहीं है, बहुत सारे अमेरिकन निकल गए हैं, उन्होंने बहुत सारी जगह खाली कर दी हैं, तो अब हथियार यहाँ पे इस्तेमाल कम किए जा रहे हैं। एक ये वजह भी है।
तीसरा ये है कि टारगेट का तयन पहले हो चुका था कि ये टारगेट्स हैं, इनको लॉक किया हुआ था, जैसे ही वक्त आएगा तो हम इन टारगेट्स को हिट करेंगे, और यही हुआ था। और अब नए टारगेट्स जो है ना वो दूर हैं, और ईरान की वहां तक रेंज नहीं है। अमेरिकन तैयारे अब यहां से उड़ उड़ के नहीं आ रहे, वो अब दूर से आ रहे हैं। उन्हें यूरोप में, बरतानिया में, जहां जहां पे उनको अड्डे मिले वो वहां से अपनी कार्रवाइयां अब कर रहे हैं। और जो अब्राहम लिंकन उनका एक शिप है वो उसको भी दूर ले गए हैं ईरान के मिसाइलों की रेंज से। तो इसके जरिए से अब वो दूर से अटैक करते हैं अमेरिकन। तो यहाँ पे जो खित्ते के अंदर उनके एसेट्स थे वो अब उस तरह नहीं है जैसे पहले थे, तो ईरान ने उनको हिट किया। फिर ईरान ये भी चाहता है कि हथियारों को बचाकर वो एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करे। मगर हुआ यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइल ने और अमेरिका ने बड़े खौफनाक अटैक किए हैं तेहरान पे। 2-2 हज़ार पाउंड के बम गिराए गए हैं और रिहायशी इलाकों में गिराए गए हैं, गुंजान आबाद इलाकों में गिराए गए हैं। ईरान के बहुत सारे दफातर तबाह कर दिए हैं, उनका फौज, उनके रेडार, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम। ईरान में बहुत तबाही फेरी है अमेरिका ने और इसराइल ने। लगभग 2,000 के करीब हमले हो चुके हैं मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ईरान में, इसराइल और अमेरिका की जानिब से। और ये देखें आप, ये 6 दिन का खेल है सारा, 6 दिन के अंदर हुआ है सारा कुछ। आज 7वां दिन है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितने शदीद हमले हैं जो ईरान के ऊपर किए जा रहे हैं। तो ईरान को इस बात का आइडिया है कि लड़ाई लंबी है, लेकिन जब शदीद हमले होते हैं तो फिर रद्द अमल भी शदीद आता है। ये जो आखिरी दिन गुजरा है, जुमेरात का दिन, जब अमेरिका और इसराइल की जानिब से शदीद हमले किए गए, तो फिर ईरान ने नए ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए। हदीद नाम का मैंने आपको पहले बताया था। खैबर मिसाइल भी इस्तेमाल किए, क्लस्टर बम भी इस्तेमाल किए, और उसके विजुअल्स भी आ रहे हैं, मनाजिर आ रहे हैं कि वो एक बम बहुत सारे बमों में तकसीम हो जाता है और वो आग लगाता है, तबाही फैलाता है। तो इसराइल के ऊपर अटैक ज़्यादा कर रहा है ईरान। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि ईरान के सारे टारगेट जाके लगते हैं। ईरान का एक ड्रोन और एक मिसाइल ये बड़ी कड़ी आजमाइश से गुजरता है जब ये ज़मीन को जाके टकराता है। उससे पहले देखिए ना, ये पहले निकलता है तो ये समंदर से गुजरता है, फिर यहाँ पे उसको इंटरसेप्ट किया जाता है, उसके बाद दीगर ममालिक आ जाते हैं, कोई ना कोई अरब मुल्क आता है, फिर उसके बाद सऊदी अरब, उर्दन, उर्दन के बाद जो है फिर ये दाखिल होता है इसराइल की जानिब। तो इन सारे मुल्कों के इंटरसेप्टर्स हैं, ये इन सब से बच बच के इसराइल तक पहुँचता है। तो ये बड़ी हिम्मत है ईरान के मिसाइल की या ड्रोन की कि अगर वो अपने टारगेट को जाके हिट कर लेता है, या तिल अवीव में या किसी और जगह पे, यरूशलेम में, जहाँ पे भी इसराइली एसेट्स हैं, वहाँ पे जाके अगर ये हिट करता है तो ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बहरहाल एक चीज़ है कि गल्फ ममालिक को इस बात का पता चल गया है कि अमेरिका यहाँ पे उनकी हिफाजत के लिए नहीं, इसराइल की हिफाजत के लिए था। यानी अरबों की हिफाजत से ज़्यादा अमेरिका की तरजीह है कि वो इसराइलियों की हिफाजत करे, और ये होता हुआ अरबों ने देख भी लिया। मुझे लगता है कि इस जंग के बाद अरब अपना कुछ ऐसा फैसला ज़रूर करेंगे जिससे वो कोई नई हिकमत अमली बनाएंगे अपने दिफा के हवाले से। और दिफा करना किससे? आपस में तो उन्होंने लड़ना नहीं है। अरबों की लड़ाई तो सिर्फ इसराइल के साथ है, ना पाकिस्तान ने अरबों से लड़ना है, ना ईरान ने अरबों से लड़ना है। ये आपस में तो लड़ना ही नहीं इन्होंने। सारे मुसलमान मुल्क हैं, इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और शिया सुन्नी लड़ाई भी अब ख़त्म हो जानी चाहिए। और बहुत हद तक इसके अंदर मुसलमानों में इत्तफाक राय पाया भी जाता है। बहरहाल ये इसराइल के साथ लड़ाई का मामला है, तो फिर इसराइल को भी प्रोटेक्ट करेगा और अरबों को भी प्रोटेक्ट करेगा एक ही मुल्क, तो ये मुमकिन नहीं है। अरबों को मेरे ख्याल में अब फैसला करना पड़ेगा। कुर्दिश फोर्सेस जो हैं उनका भी स्टेटमेंट आया जो बड़ा पॉजिटिव है। यहाँ पे कुर्दिस्तान रीजनल हुकूमत है, उसका रद्द अमल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का मीडिया और उनकी हुकूमत ने जो खबरें फैलाई हैं, जो आर्मी अखबारात में और मुख्तलिफ जगहों पर छपी हैं कि कुर्दों ने अटैक कर दिया, ये खबर मैंने भी आपको बताई थी कि कुर्दों ने अटैक कर दिया ईरानी फोर्सेस के ऊपर, तो ये इक्का दुक्का वाक़यात तो हो सकते हैं, लेकिन ये बतौर पॉलिसी के नहीं किया गया। और ये झूठ है। वो कह रहे हैं जी हम कोई हमला ऐसा नहीं करने जा रहे, हम अमेरिकन हथियार लेके ऐसी किसी लड़ाई का हिस्सा बनने नहीं जा रहे, ये उनकी जानिब से दावा किया गया। ईरान ने, मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी टैंकर तबाह किया खलीज फारस में, और अमेरिका के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें हैं गुज़िश्ता 1 साल में इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब हो गई हैं। अमेरिका में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस हमले के बाद मज़ीद बढ़ गई हैं। वैसे भी जो बहरान आलमी मंडी में पैदा हुआ है, तो कीमतों का असर तो अमेरिका पे, यूरोप पे, पूरी दुनिया पे जाएगा। पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है, हुकूमत कोई और मौक़िफ़ दे रही है। ओगरा का मौक़िफ़ कुछ और है, कह रहे हैं जी बहुत पेट्रोल है हमारे पास, जबकि डीलर्स हैं वो अलग तरह का बयान दे रहे हैं कि नहीं जी महदूद है हमारे पास। अवाम के अंदर बेचैनी है, अवाम दौड़ रही है कि जनाब हम अपना पेट्रोल इकट्ठा कर लें, ये ना हो कि हम घर बैठ जाएं। दूसरा, हुकूमत ये सोच रही है क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए, लोग ज़्यादा घरों से निकले ही ना, पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि जो पेट्रोल है उसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सके। अब डीलर्स ये चाहते हैं कि वो पेट्रोल अवाम को ना दें और पेट्रोल को रोकें, ताकि जैसे इसकी कीमत बढ़े तो वो इससे मुनाफा भी कमा सकें। तो पाकिस्तान में तो ये चीज़ चल रही है, जब भी कोई बहरान आता है तो उससे फ़ायदा उठाने की सब कोशिश करते हैं। और पाकिस्तानी हुक्मरानों की तवज्जो इन मामलात की तरफ नहीं है, उनकी तवज्जो किसी और मामले की तरफ, दुनिया उनका मजाक उड़ाती है। ये रशिया के साबिक सदर हैं दिमित्री
मेदवदेव, और ये साबिक रूसी सदर भी हैं, साबिक रूसी वजीर आजम भी हैं, और इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशिया के डिप्टी चेयरमैन भी है। उन्होंने तंज किया है शहबाज शरीफ जैसे लोगों पे। तंज करते हुए उन्होंने क्या कहा, जरा ये आप सुने। इन्होंने तंज करते हुए कहा कि जनाब क्यों ना डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम दे दिया जाए, जंगें शुरू करने पे, मासूमों को कत्ल करने पे। तो दुनिया पाकिस्तान के ऊपर तंज कर रही है, लेकिन पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, और पाकिस्तानी हुक्मरान इस बात के लिए बिल्कुल आमादा नहीं है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, कि डोनाल्ड ट्रंप से जो अमन के नोबेल इनाम की नामजदगी है वो पाकिस्तान वापस ले। पाकिस्तान ये करने के लिए तैयार नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी रिपोर्ट में हवाले देकर यह साबित किया है कि जो मिनाब स्कूल के ऊपर अटैक किया गया, बच्चियों का स्कूल है जहाँ पे 170 के करीब बच्चियां शहीद हो गई थी और 60 के करीब अस्पतालों में पड़ी हुई हैं। ये बहुत बड़ा कत्लेआम है। अब ये न्यूयॉर्क टाइम ने साबित किया कि ये हमला इसराइल ने नहीं किया था। सरकारी बयानात का तजिया किया उन्होंने। जनरल केन ने इस बात की तस्दीक की है कि उस दिन ईरान के उस इलाके में अमेरिका ने कार्रवाई की थी। पेंटागन के नक्शे भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, और इसराइली हुकाम कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ कार्रवाई नहीं की थी। तो ये अमेरिका ने कार्रवाई की थी, क्योंकि 2016 तक ये एक फौजी अड्डे का हिस्सा था ये स्कूल, लेकिन 2016 के बाद इसकी सिचुएशन बदल गई थी। आज 10 साल के बाद अमेरिका ने वहां अटैक कर दिया और मासूम बच्चियों को शहीद कर दिया। लेकिन शहबाज शरीफ अमन के नोबेल इनाम की नामजदगी कभी वापस नहीं लेगा। सूरत इनकी ये हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ करारदाद पेश करने की बात की, और नून लीग और पीपल्स पार्टी असेंबली से भाग गए। यानी करारदाद पेश करने की उन्होंने बात की, करारदाद पेश करना चाहते हैं, वो दौड़ गए असेंबली से, क्योंकि मुतफिका तौर पे मंजूर करवानी पड़नी थी ना, या पूरे पाकिस्तान के सामने नंगे हो जाते। और डर इस बात का भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी करारदाद में अमेरिका और इसराइल दोनों की मजम्मत करते, और नून लीग और पीपल्स पार्टी को वहां पे मौक़िफ़ देना पड़ता, या वो इस करारदाद के हक में वोट ना देते तो अवाम के सामने जलील होते, और अगर वोट देते तो डोनाल्ड ट्रंप से जूते खाते। तो ये बेचारों की बहुत बुरी सूरत हाल है। बिलावल जो है वो चुप करके बैठ गया जब पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल इनाम। मरियम नवाज ने काफ़ी बहरहाल सबूत दिया ढिठाई का, और उन्होंने ढिठाई के साथ कहा बच्चियां शहीद हो गई, इतनी तबाही फैल गई दुनिया के अंदर, 7 जंगें छेड़ दी इस आदमी ने। लेकिन मरियम नवाज ने बड़े आराम से कहा कि शहबाज शरीफ जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है ना वो इसकी तारीफें कर रहे हैं, देखिए हम कितने अच्छे जूते पॉलिश करते हैं, पाकिस्तान को लड़ाई से बचा रहे हैं। नहीं, वो पाकिस्तान को लड़ाई से बचाने के लिए जूते पॉलिश नहीं कर रहे, वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए और अपना किया हुआ जुल्म छुपाने के लिए, इमरान खान को जेल में रखने के लिए जूते पॉलिश कर रहे हैं। इनका कोई अमल इमरान खान के बगैर नहीं है। हर आईनी तरमीम, हर फैसला, हर चीज़, जो भी कानून साजी ये करते हैं इमरान खान की वजह से करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का मसला आज भी इमरान खान है। डॉक्टरों की मौजूदगी में इमरान खान ने कहा है कि ये गीदड़ है, और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सबको मुखातिब करते हुए इमरान खान साहब ने गीदड़ से इनको तशबीह दी है। कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं, मुझे थोड़े दिन पहले एक दोस्त हैं वो कुछ लोगों से मिलकर आए पाकिस्तान से, और उन्होंने मुझे बड़ी राजदारी से एक चीज़ बताई थी, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जेल मुलाकातों में आसिम मुनीर साहब के बारे में कुछ इस तरह से बात करते हैं जिससे खौफ पैदा हो जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब बिल्कुल डरे हुए नहीं है, वो बड़े बेबाक होकर बात करते हैं, हालांकि उनके लोग बाहर आके उस तरह बात नहीं करते। और आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान साहब ने जिस अंदाज में बात की है, वो रिकॉर्डिंग्स तो मौजूद है उन लोगों के पास, तो उसके सुनने के बाद जो है वो खौफ पैदा हो जाता है। ये बहुत करीबी सोर्सेज ने बताया था। इमरान खान साहब ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे तवक्कल करके जेल काट रहे हैं। किसी और पे भरोसा करने वाला आदमी जो है वो इतना दलेर हो ही नहीं सकता। जो अल्लाह पे भरोसा करके बैठा होगा ना कि मैं ये कर लूंगा, मेरा अल्लाह पे भरोसा है, तो वही इतना बहादुर हो सकता है। आम आदमी ये कर नहीं सकता। मैं सिचुएशन से गुजरा हूं, मैं जानता हूं अच्छी तरह, ये हो नहीं सकता जब तक कि आदमी अल्लाह पे भरोसा ना करे। नाज़रीन, अब एक छोटी छोटी 2 खबरें मैं आपको बताऊं। एक तो ये है कि ईरान अपने मुल्क में पूरी कवरेज करने दे रहा है मीडिया को कि दिखाओ जो दिखाना है। इसराइल आलमी मीडिया को मना कर रहा है कि आप हमारी तबाही और बर्बादी जो ईरान ने फेरी है वो ना दिखाएं। एक तो दोनों में ये फर्क है। दूसरा, ईरान ने कहा है कि चाइना और रशिया हमारी मदद करते हैं। उनके वजीर खारजा ने यह बात की है, और चाइना की जानिब से, उनकी पब्लिक की जानिब से बार बार ऑफर की जा रही है एम्बेसी के स्टाफ को टेलीफोन करके कि वो अतिये देना चाहते हैं, वो पैसों के जरिए से ईरान की मदद करना चाहते हैं। तो इस पे ईरानी एम्बेसी ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि चीनी अवाम मुसलसल फोन करके ईरान को अतियात देने की पेशकश कर रहे हैं, जिसपे चीन में हमने शुक्रिया अदा किया। हमें इस वक्त माली मदद की जरूरत नहीं है, हम चीनी अवाम की हक पर मबनी हमायत पर उनके शुक्रगुजार हैं। इस वक्त माली इमदाद कबूल नहीं की जाएगी। चीन में इस्लामी जमहूरिया ईरान का सफारतखाना महज़ब और इंसाफ पसंद चीन के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। देखें दुनिया किधर खड़ी है, चाइना किधर खड़ा है, और अमेरिका के साथ क्या हो रहा है। ये तो अल्टीमेटली होना था। जब आपको ताकत का बुखार चढ़ता है तो वो ऐसे ही उतरता है।
ये पाकिस्तान में भी एक दिन ऐसे ही उतरेगा।